ऑल ऑफ यू। मैं आकांक्षा राय आप सबके साथ पुनः जुड़ चुकी हूँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार या विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से किस नगर में पाया जाता है? तो मोहनजोदड़ो में बृहत स्नानागार पाया जाता है। आपको मैं यह भी बता दूं कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी और इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं, तो वह मोहनजोदड़ो है। इसके साथ ही जो मोहनजोदड़ो है वह सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है और इसकी स्थिति अगर पूछे तो यह पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में स्थित है। तो देखिए, एक क्वेश्चन से आपको कई सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? तो वह कौन सा हड़प्पाई स्थल है? राखी गढ़ी। कई बार पूछता है कि राखी गढ़ी जो हड़प्पाई स्थल है वह हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है? तो हिसार ज़िले में, हरियाणा के हिसार ज़िले में राखी गढ़ी है। और यह राखी गढ़ी जो है वह सरस्वती और बिदास नदी के बीच में है। मुख्य रूप से सरस्वती नदी के तट पर ही बसा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन, भारत के किस ऐतिहासिक पाठ में चांदी के सिक्कों को रुपया रूप बताया गया है? तो वह है अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य के द्वारा रचित है। और यह कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। चौथा, धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में जब उसका राज्याभिषेक हुआ उसके 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध में कलिंग में विजय प्राप्त की और उसको देखकर कलिंग में बहुत सारे लोगों को हताहत देखकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और तब से उसने धम्म की शिक्षा देना प्रारंभ किया और इसके लिए उसने क्या किया? धम्म महामात्र की नियुक्ति की। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की, तो धम्म महामात्र की। भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की हैं? तो यह किस काल की हैं? तो मौर्य साम्राज्य की हैं, मौर्य काल की। और यह मैं आपको बता दूं कि बराबर की गुफाओं का निर्माण मौर्य साम्राज्य में किसने किया था? तो अशोक के शासनकाल में किया गया था, क्योंकि अशोक सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत पर कार्य करता था। छठवां क्वेश्चन है, वर्ष 1915 में, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1915 में लौटे थे। तो दक्षिण अफ्रीका में पेंसहर्स्ट के जो लॉर्ड हार्डिंग थे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसरी हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया? तो महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि से किसने सम्मानित किया? लॉर्ड हार्डिंग ने। किस राज्य में प्रतिवर्ष तारनेतर मेला मनाया जाता है? तो तारनेतर मेला जो है वह गुजरात राज्य में मनाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि तारनेतर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो वह गुजरात में। आठवां क्वेश्चन है, भकीसने नृत्य, याद रखिएगा, भकीसने नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? कई बार क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना पंडित बिरजू महाराज ने की थी। किसने? पंडित बिरजू महाराज ने। नवा क्वेश्चन है, सांझी कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। यूपी बीएड में कई बार क्वेश्चन पूछा है। उत्तर प्रदेश से संबंधित है सांझी कला। 10वां क्वेश्चन, भारत में कौन सा स्थान चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? तो यह भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो लखनऊ है वह चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति प्रेरक का क्या कार्य होता है? जो गति प्रेरक होता है उसका कार्य बताना है। तो हृदय स्पंदन को बढ़ाना गति प्रेरक का कार्य है। 12वां क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो हम जानते हैं कि जो कृत्रिम उपग्रह हम प्रक्षेपित करते हैं तो वहाँ पर जो विद्युत ऊर्जा के रूप में हमें
सौर सेलों के द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। सौर सेल लगे होते हैं जो सूर्य से ऊर्जा लेते हैं और विद्युत में कन्वर्ट करते हैं, जिसके कारण हमारे कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में कार्य कर पाते हैं। तो क्या होगा इसका उत्तर? सौर सेलें। 13वां क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ किस अवस्था में होते हैं? तो ये इसका भी यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो द्रव व गैसीय दोनों अवस्थाओं में होते हैं, भूलिएगा मत, क्योंकि इसमें दो मुख्य तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, और इन्हीं दोनों का आपस में रूपांतरण होता है, जिस कारण से सूर्य की ऊर्जा बनती है। अर्थात नाभिकीय संलयन होता है, हाइड्रोजन नाभिक जो होता है वह हीलियम नाभिक में कन्वर्ट होता है। 14वां, ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या है? डेसिबल। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो जैसा मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया, नाभिकीय संलयन। जो सूर्य की ऊर्जा है वह नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। 16वां क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह कौन सा है? तो प्रकाश तंतु जो है वह पूर्ण आभ्यंतर सिद्धांत पर कार्य करता है। हम जानते हैं कि जो प्रकाश तंतु में प्रकाश होता है वह पूर्ण प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषण करने के लिए कौन सी तकनीक प्रयुक्त होती है? जो श्रव्य तरंगे होती हैं उनका दूरदर्शन में प्रसारण करने के लिए हम आवृत्ति मॉडुलम का प्रयोग करते हैं। किसका? आवृत्ति मॉडुलम, क्योंकि यह आवृत्ति को बढ़ा देता है। 18वां क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला कैसे काम करता है? तो अवतल लेंस की भांति काम करता है। जो पानी में हवा का बुलबुला है वह कई बार क्वेश्चन पूछा है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। 19वां क्वेश्चन है, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किस में करते हैं? तो जो निम्न ताप वाले इंजन होते हैं उनका प्रयोग हम रॉकेट प्रौद्योगिकी में, रॉकेट टेक्नोलॉजी में करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।